नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मण में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही विशेष टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में क्या मुख्य अंतर है। दोनों को एक एक करके समझेंगे और इन दोनों को समझने से पहले मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि संविधान का एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है संविधान में, वो आर्टिकल है 13। उसको हम बहुत पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद फिर हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 13। पूरे संविधान में दो आर्टिकल्स इतने महत्वपूर्ण हैं, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 368। अभी इस आर्टिकल को समझेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक हमारा फोकस जो रहेगा, मेन जो हमारा फोकस रहेगा आईपीसी एंड सीआरपीसी। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको समझने से पहले संविधान का एक आर्टिकल है 13, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि संविधान का आर्टिकल 13 है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसको आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़ने से पहले इस आर्टिकल नंबर 13 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 13 में संविधान, चूँकि संविधान एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिससे देश की शासन व्यवस्था गवर्न होती है, शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो यह एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स एंड 395 आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें एक 395 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 13। यह आर्टिकल नंबर 13 दो बात कहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली बात कहता है डेरोगेशन और दूसरी बात कहता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है, दोनों का मतलब समझो। डेरोगेशन का मतलब होता है अल्पीकरण और इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है असंगत। पहले इसको समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, तो आप ये भी समझ लो कि अनुच्छेद 13 किस भाग में आता है। तो जो संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 13 है वो संविधान का भाग 3 पार्ट 3 में 12 से लेकर के 36 तक अनुच्छेद हैं, 35 तक, जो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मतलब मूल अधिकार की बात करते हैं। इसी में से एक आर्टिकल है 13। वो आर्टिकल 13 दो बात करता है, एक तो करता है अल्पीकरण की, दूसरी बात करता है असंगत की। नाम से ही स्पष्ट है असंगत। ये किस चीज़ से असंगत है? तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि चूँकि हमारा भारत का जो संविधान बना वो बना 1950 में। कब बना? 1950 में। और संविधान का जो भाग 13 है और असंगत ये कहता है कि भारत में जो भी कानून बनेंगे, जो भी एक्ट बनेगा, जो भी लॉ बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे, यदि वह संविधान से असंगत हैं, संविधान के किसी भी आर्टिकल से, ये जो 395 आर्टिकल्स हैं, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के 395 अनुच्छेदों में से यदि कोई कानून जो संविधान के पहले बना है और या संविधान के मतलब 1950 के पहले अगर यदि कोई कानून बना है या 1950 के बाद कोई कानून बना है, तो वह कानून अगर संविधान के 395 आर्टिकल में से किसी भी आर्टिकल का, यदि वो किसी भी आर्टिकल से उसका मेल नहीं हो खाता है, अगर वो असंगत है किसी आर्टिकल से, किसी भी अनुच्छेद से, तो वह जो कानून है, वो कानून, वो एक्ट, वो नियम, वो रूल्स, वो क्या हो जाएंगे? खारिज हो जाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा एक्ट खारिज नहीं होता है। एक्ट में जो क्लॉज, जो भी मतलब उसके जो सब क्लॉजेज एक क्लॉज होगा, वो क्लॉज क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा उतनी मात्रा तक। असंगत का मतलब क्या होता है? ये होता है। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल भी लेके समझेंगे। पहले अल्पीकरण को देख लेते हैं। ठीक है, या 1950 के बाद यदि कोई कानून बना है तो वो कानून भी उतनी मात्रा तक खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जितने में वो क्या है? असंगत हो रहा है। और किससे असंगत हो रहा है? तो संविधान में 395 आर्टिकल्स है टोटल, ऑल ओवर 395 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर ये 395 अनुच्छेदों में से किसी भी अनुच्छेद का अगर वो उल्लंघन कर रहा है या उससे मैच नहीं कर रहा है तो वो असंगत है, तो वो कानून, वो एक्ट क्या होगा, उतनी मात्रा तक खारिज हो जाएगा। अल्पीकरण ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है बी, ठीक है, इसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 36 में दिए हुए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन है ना, और राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है। तो जितने भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी ए व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स किसी बी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, किसी ए व्यक्ति का जो मूल अधिकार है अगर दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को अगर नुकसान पहुंचाता है तो ए व्यक्ति का मूल अधिकार उतनी मात्रा तक सीमित कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। असंगत में क्या होता है, खारिज हो जाता है पूरी तरीके से, और अल्पीकरण का मतलब होता है कम हो जाना, अल्प हो जाना। तो इसके मौलिक, जैसे एक उदाहरण के लिए अभी समझे, अभी असंगत भी समझेंगे, अल्पीकरण भी समझते हैं। तो चलो पहले हम अल्पीकरण को समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या है, बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, मुझे राइट टू एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि मुझे बोलने की आज़ादी है। तो मैं मान लो ए व्यक्ति हूँ, अब मुझे बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको कुछ भी गाली दे दूंगा, है ना, क्योंकि बोलने की आज़ादी है। तो अगर मैं इसे गाली दिया तो जो इसे आर्टिकल 21, ध्यान से सुनना, मेरा जो फंडामेंटल राइट 19 में कि राइट टू एक्सप्रेशन, ये मुझे देता है आर्टिकल 19 कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे फ्रीडम है। 19(1) का 1 नंबर कहता है कि मुझे बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैंने इसको गाली दे दी है, मुझे आज़ादी है। अब इसका आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट केस में बताते रहते हैं कि ये भी है इसमें। तो 21 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें से एक प्रोविजंस है, बेसिकली तो ये राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी की बात करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रोविजंस हैं। पहला एक प्रोविजंस इसमें यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। तो अगर आप इसको गाली दिए हो तो जो इसके आत्मसम्मान से जीने का जो अधिकार है, वो अधिकार क्या हो जाता है, उस अधिकार का हनन हो जाता है। तो अल्पीकरण यही कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता है तो उसके मौलिक अधिकार, मतलब व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि वो फंडामेंटल राइट कैसा हो गया कि किसी को गाली दे देना। तो मूल अधिकार का मतलब है कि आपको बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी में सब कुछ आ जाता है, आप गाली गलौज भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल 13 देखो, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन सबका कोई ना कोई तोड़ है। बोलने की आज़ादी में बिल्कुल आप गाली दे सकते हो, गलौज कर सकते हो, लेकिन सामने वाला का भी तो फंडामेंटल राइट है कि उसे आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। आपको 19 आज़ादी देता है, लेकिन वहीं आर्टिकल जो 21 है उस अधिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी को क्या करता है, वो सीमित कर देता है। और किस आर्टिकल के तहत सीमित करता है, तो आर्टिकल 13 के तहत सीमित करता है। समझ में आया। तो ये केसेस हैं। अल्पीकरण का मतलब हो गया आपको बोलने की आज़ादी है तो आप उतना ही बोलिए कि दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन या उसके मौलिक अधिकार सीमित ना हो जाएं। जैसे एक एग्जांपल और लें, एक को घूमने की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में घूमने की है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है, दुनिया भर की स्वतंत्रता है ना। तो कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के बेडरूम में घुस जाएं। भाई आप घुस जाओगे बेडरूम में तो उसको भी तो आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है कि मैं राइट टू प्राइवेसी, अपनी निजता का अधिकार जो है, प्राइवेसी मेंटेन करूं। तो कोई भी ऐसे थोड़ी ना बिना उसके घुस सकता है। तो इसको फ्रीडम है, घुसने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो वो मौलिक अधिकार उसके सीमित कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं असंगत की। और जब हम असंगत की बात करेंगे तो यहीं से आता है एक कानून के बारे में, जहां पे से फिर आईपीसी सीआरपीसी हमको अच्छे से समझना है। असंगत का मतलब क्या हुआ कि 1950 से पहले और 1950 के बाद यदि कोई एक्ट ऐसा कानून बना है, एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज है जो संविधान से असंगत है। संविधान से असंगत होने का मतलब है कि जो इसमें 395 आर्टिकल्स हैं
उस आर्टिकल्स में यदि किसी भी आर्टिकल से मेल मैच नहीं खाता है या उससे इनकंसिस्टेंस है तो वो एक्ट, अगर पूरा एक्ट इनकंसिस्टेंस है तो पूरा एक्ट खारिज हो जाएगा। और एक्ट के क्लॉजेज अगर वो मान लो 4 क्लॉजेज हैं किसी एक्ट में, ABC 4 धारा हैं डी, और ए असंगत है तो ए धारा क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। अब एक केस की बात करते हैं, उस केस से आपको ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध केस था, वो केस क्या था, मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस था मारुति श्रीपति दुबल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, मारुति श्रीपति दुबल का केस 1980 की बात है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में 1988 में गया। और ये केस क्या था, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति मारुति श्रीपति दुबल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। उस व्यक्ति अपने इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उससे इंजरी थी और वो अपने दर्द को सहन नहीं कर सकता था। तो वो सोचा कि मैं अगर सुसाइड कर लेता हूँ तो इस दर्द से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने सुसाइड करने के लिए, ध्यान से समझना, उससे लिंक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसने अपने मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल के अपने आप को मारना चाहा, सुसाइड करना चाहा, ताकि मैं इस दर्द से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो उसने अपने कैरोसिन डाला, लेकिन वो जब जलने लगा तो उसको बचा लिए लोगों ने और ये बच गया। और जब ये बच गया तो ध्यान से सुनो कि सुसाइड करना क्या है, एक जुर्म है, एक अपराध है। ठीक है, और सुसाइड करने एक बहुत कॉग्निजेबल, बहुत संज्ञेय, मतलब आप अपना जान नहीं ले सकते हैं, बहुत ही संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो सुसाइड करना जुर्म है। और ये बात करता है, क्यों जुर्म है, तो ये बात करता है इंडियन पीनल कोड की धारा, सेक्शन कौन सी, 309। ठीक है, इंडियन पीनल कोड मतलब ये जो IPC भारतीय दंड संहिता है, संहिता की धारा 309 कहते हैं कि अगर आप सुसाइड करते हो तो आपको 1 साल की क्या है, सजा है। अब समझना बात को ध्यान से, ठीक है। कानून बना है, अगर कोई कानून संविधान से असंगत है, संविधान के किसी भी आर्टिकल से मैच नहीं करता है तो वो खारिज हो जाएगा। ये बना IPC कब बना, 1860 में। अभी हम IPC की चर्चा करेंगे। IPC बना 1860 में, लेकिन संविधान बना 1950 में। मैंने बोला कि एक्ट के पहले अगर कोई संविधान बनने के पहले अगर कोई कानून बना है तो वो कानून उतनी सीमा तक खारिज हो जाएगा अगर वो संविधान से असंगत है तो। ठीक है, तो 309 में IPC की धारा 309 सेक्शन में उसमें लिखा है कि अगर आप सुसाइड करते हो तो बच गए, तब ना आपके ऊपर ऑफेंसिंग पनिशेबल ऑफेंस होगा। आप बच गए, और बच गए तो आपके ऊपर FIR होगा और आपको 1 साल की सज़ा मिलेगी। अब जो मारुति श्रीपति दुबल थे, जब उनके साथ ये घटना हुई और बच गए तो उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये बहुत संगीन अपराध था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में एक केस कर दिया। कोर्ट में क्या रेफरेंस दे के केस किया, उन्होंने कहा कि संविधान का, देखो ध्यान से समझना है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। आर्टिकल है 21, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको ना, यहाँ पर आर्टिकल 21 क्या कहता है, पहले आर्टिकल 19 समझो। आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हुए कहता है, ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या कहता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। मतलब 21 आर्टिकल देता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार। अब यहीं से समझना आप लोग, ठीक है। और आर्टिकल 19 कहता है कि 19 का एक कहता है, आर्टिकल 19 का एक कहता है कि मुझे बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। अच्छा, अब आर्टिकल आप खुद दिमाग लगाओ,
कि आर्टिकल 19 एक कहता है कि बोलने की आपको आज़ादी है। तो बोलने की आज़ादी है यदि आपको, तो इसका मतलब है कि अगर मैं मौन हूँ, क्योंकि संविधान कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, तो मैं नहीं बोलूँगा। नहीं बोलने का मतलब मैं मौन हूँ, तो मौन हूँ तो ये भी तो क्राइम नहीं है ना। अगर मैं चुप हूँ तो क्या मैं क्राइम किया हूँ? बिल्कुल नहीं। तो उसने ये रेफरेंस दे करके कहा कि जब हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो उसमें मैं बोलूँ या ना बोलूँ मेरी मर्जी, क्योंकि संविधान मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है। बोले ठीक बात है। फिर बोले इसी तरह जब 21 में कहता है कि मुझे जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, मुझे क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो मैं चाहे जीऊँ या ना जीऊँ। सुप्रीम कोर्ट वाले भी विवश हो गए, जज भी सोचने पे मजबूर हो गए। सोचो ये डिबेट 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के ये डिबेट चलता रहा 1995 तक, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और उस जजमेंट में समझो उन्होंने फैसला ये सुनाया कि बिल्कुल सही है कि जीऊँ या ना जीऊँ, मतलब इसमें नहीं जीने का भी अधिकार शामिल है। आर्टिकल 21 स्वतंत्रता देता है कि आपको यदि जीवन जीने का अधिकार है तो चाहे जीऊँ चाहे ना जीऊँ। समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान से सुनना, जब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट संविधान में लिखा हुआ है एक आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट, शायद 129 आर्टिकल में है कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे देता है वो पत्थर की लकीर है, वो एक नज़ीर बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है, ठीक है। और वो कानून इनसे बढ़ के है, क्योंकि संविधान वो जजमेंट जो देता है तो वो एक पत्थर की लकीर बन जाता है, नज़ीर बन जाता है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जीवन जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार भी शामिल है, जिस प्रकार आर्टिकल 19 में 19 के का में क्या लिखा है कि मुझे बोलने की अभिव्यक्ति है, तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं जीने का अधिकार है, तो जो आईपीसी की धारा 309 है वो क्या कहता है कि सुसाइड करना जुर्म है। सुसाइड करना क्या है? जुर्म, अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 1 साल की उसमें सजा भी होगी। अब आप सोचो क्या ये आर्टिकल 13 के हिसाब से ये सही है आईपीसी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि यदि वो संविधान के किसी भी आर्टिकल से अगर असंगत है, ठीक है, किसी भी अनुच्छेद से अगर वो असंगत है तो वो उतनी मात्रा तक खारिज हो जाएगा। तो आईपीसी पूरी खत्म नहीं हुई, आईपीसी का जो सेक्शन 309 था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब खारिज हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब तो सुसाइड करना आपको राइट मिल गया, तो दिक्कत है ना इस सोसाइटी में। 1-1.5 साल बाद देखो सुप्रीम कोर्ट को यह भी पावर है कि वो अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ऑन प्रैक्टिस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है हमेशा वो निरंतर मतलब प्रैक्टिस में ही रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने दे दिया जो जजमेंट, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तब तक वो पत्थर की लकीर है, उस पर वो रिव्यू कर सकते हैं, उनको अधिकार है, फंडामेंटल उनका सुप्रीम कोर्ट की वो मूल अधिकारिता में आता है। अब 309 आईपीसी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। मतलब सुसाइड आप कर सकते हो, इसका मतलब, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट है। लेकिन 1.5 साल बाद लगभग 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि नहीं, जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 में जो जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार शामिल नहीं है। 1997 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार शामिल बिल्कुल नहीं है। हाँ, फिर आर्टिकल 21 में एक पैरा जुड़ा, उसमें लिखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, कि अगर मैं अपनी ही जान, देखो अभी इस केस के पहले की बात समझो, अगर मैं अपनी ही जान नहीं ले पा रहा हूँ, सुसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आपने तो पहले कह दिया कि नहीं आप अपनी जान नहीं ले सकते हो, सुसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये 21 आर्टिकल देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी जान ले सकता हूँ तो किसी और की भी जान ले सकता हूँ, ये भी तो फंडामेंटल राइट हो गया, जीने का अधिकार है। समझ गए ना? तो यहाँ पे इसमें एक शब्द जुड़ा कि विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में आपको जीने का अधिकार देता है, लेकिन साथ में यदि कोई, जैसे कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया, अब उसको फांसी देना है, तो आप उसका जीवन कैसे छीन सकते हो? क्योंकि उसका तो अधिकार है ना। लेकिन यहाँ पे इसीलिए एक क्लॉज में लिखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती
है। मतलब जब ये 1997 में ये केस आया कि नहीं, जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार शामिल नहीं है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती कि नहीं कि जबरदस्ती किसी को मार दिया जाएगा। जो व्यक्ति, जो नियम कानून बना है, जिसके लिए जो सजा है, जो ऑफेंस सजा है, तो उस ऑफेंस के तहत उस व्यक्ति की जान ली जा सकती यदि वो इस तरह की क्राइम करता है, रेप करता है, मर्डर करता है, तो उस व्यक्ति का विधि द्वारा, जो कानून ने जो नियम बना है, प्रोसीजर जो कानून ने बनाया है, जो प्रोसीजर जो विधि है, उस विधि के तहत, उस कानून के तहत उस किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती है। लेकिन वो व्यक्ति किसी भी कानून का जो बहुत ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, डकैती हो गया, डकैती मतलब चोरी करो और मर्डर कर दो, ठीक है, तो इन केसेस में इस किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो 1995 में जब 1980 में मारुति श्रीपति दुबल का केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में जीवन नहीं जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, जीने के अधिकार में जीवन जीने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, उससे पुनर्विचार कर सकता है, क्योंकि उसकी वो मूल अधिकारिता में आता है। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। चलिए, तो आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि जो आईपीसी का सेक्शन 309 वो अभी भी है, वो अब खारिज नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट चेंज किया तो वो आईपीसी का जो सेक्शन 309 है वो फिर से लागू हो गया। अब बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। किसी भी विश्व में, किसी भी देश में सबसे बड़ा जो दंड संहिता है, समझ गया, पीनल जो कोड है वो भारत का है। भारत का सबसे बड़ा जो दंड संहिता है वो भारत का सबसे, विश्व का सबसे बड़े पीनल कोड में भारत का सबसे बड़ा आता है, ठीक है। और सीआरपीसी मतलब, देखो अब हम बात करते हैं कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इनके थोड़े आईपीसी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लगभग 1860 में आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन पीनल कोड। सीआरपीसी का भारतीय दंड संहिता, हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय दंड संहिता, ठीक है। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता। और इसको उर्दू में कहते हैं ताज इराद ए हिंद। उर्दू में क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता को ताज, ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं? ताज इराद ए हिंद। ध्यान रहे, जब आईपीसी लागू हुआ था, चूंकि कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा नहीं था, तो कश्मीर में क्या चलता था? कश्मीर में चलता था आरपीसी। अभी 2019 में जब कश्मीर भारत का पूरे तरह से हिस्सा बन गया, यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी, जब उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया, तो वहाँ से आरपीसी जो है वो हट गया। आरपीसी मतलब रणवीर दंड संहिता, रणवीर पीनल कोड चलता था, तो कश्मीर में लागू था ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पीनल कोड लॉर्ड मैकाले के, उसमें मैकाले संहिता के नाम से पहले जाना जाता था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे गए थे और ये वहाँ से पास हुआ था। आज भी भारत में यही आईपीसी 1860 का चल रहा है। और इसमें जब आर्टिकल 13 का संविधान में जब भी किसी भी आर्टिकल के उसकी बात आती है
कि ये असंगत है कुछ धाराएं, तो उन धाराओं को ख़त्म भी किया गया, कुछ धाराओं को चेंजेस भी किया गया, है ना। तो ज़रूरत पड़ने पे मॉडिफाइड होता गया है, संशोधन होता रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 1860 6 अक्टूबर 1860 को ये पास हुआ पार्लियामेंट से, और 1862 में क्या हो गया, ये लागू हो गया आईपीसी। उसके बाद जो सीआरपीसी है, इसका पूरा नाम क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब यहाँ पे इसका जो हिंदी में अगर हम नाम देखें तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, इसका नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता। इंडियन पीनल कोड को हम सब्सटांटिव लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्सटांटिव लॉ, मतलब मौलिक विधि, और इसको अपन कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया विधि, ठीक है। सब्सटांटिव लॉ मतलब मौलिक विधि, और सीआरपीसी मतलब प्रोसीजरल विधि। अभी हमने दोनों के बीच में दोनों का फुल फॉर्म देखा, कब आया, अच्छा सीआरपीसी कब आया, 1 अप्रैल 1973 को आया, और 1974 को ये लागू हुआ, और 1987 को भारतीय नागरिक पर ये लागू हुआ। ऐसा लिखा है, पर आप इतना ही जाने कि 1973 में ये आया और 1974 में ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड पूरा नाम है, 6 अक्टूबर 1860 को ये पास हुआ, उसके बाद 1862 में ये लागू हो गया। उर्दू में कहते हैं ताजीरात ए हिंद, और कश्मीर में 2019 के पहले आरपीसी चलती थी, जिसको बोलते थे रणवीर दंड संहिता, कश्मीर में लागू था, 2019 के बाद ख़त्म हो चुका है ये। सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी को फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। ये 1973 में बना जब भारत आज़ाद हो गया, और 1974 में ये लागू हो गया। अब दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। चलो अब दोनों के बीच का जो हम बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। बहुतों को तो पता नहीं है डिफरेंस क्या है, इसलिए अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और मेरे हिसाब से भारत के हर नागरिक को कानून की समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होनी चाहिए। ओके, चलिए आईपीसी का मतलब समझते हैं क्या होता है। पहले आप ये जान लो, जिस प्रकार से संविधान, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दस्तावेज में जो चीज़ें लिखी हैं, दस्तावेज में क्या है, यह एक डॉक्यूमेंट है, और इसी दस्तावेज के आधार पे भारत के सबसे ऊपर है हम भारत के लोग। संविधान को सर्वोच्चता किसने प्रदान किया, संविधान को सर्वोच्चता प्रदान किया हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ द इंडिया। हम लोग 1950 में गणतंत्र तो हो गए, ठीक है, हम लोग गणतंत्र केवल डॉक्यूमेंट में हुए, क्योंकि आज भी भारत की जो जनता है वो अपने आप को जनता नहीं समझ रही है, प्रजा समझ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रशासन में लोग बैठे हैं या शासन में लोग बैठे हैं, वो अपने आप को राजा समझते हैं और जनता को समझते हैं भिखारी, है ना, कि हम दे रहे हैं और आप लोग ले रहे हो। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है, ये मानसिकता, जो जिसे अपन नौकरशाही हो गया है ना, शासन में जो बैठे पॉलिटिकल लोग हैं, तो वो लोग क्या है, जनता को क्या समझते हैं, प्रजा आज भी समझ रहे हैं। जैसे मोनार्की थी, पहले ज़माने में राजतंत्र हुआ करता था, राजा सर्वश्रेष्ठ, तो आज केवल राजा एक नहीं है, आज राजा जिस भी सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में चले जाओ, सब अपने आप को राजा ही समझते हैं, और उनके पास जो सेवक, जबकि वो सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, सोचो हमारी देश की दुर्भाग्यता देखो, मतलब अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, या मुझे कंफर्म नहीं कि हाई कोर्ट ने कहा था एक पेपर में, कि नौकरशाही जो सिविल सर्वेंट हैं वो अपने आप को राजा नहीं समझे, वो जनता के नौकर हैं। उन्हें स्पष्ट अपने जजमेंट में ये बयान दिया था। तो शर्म की बात है हमारे भारत के ब्यूरोक्रेट पे, थोड़ा सा नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिकता पढ़ाया जाता है स्कूल में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समाज से ही ये मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से कोई नैतिक नहीं हो जाता है, ठीक है। चलो, संविधान एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, और उस संविधान में चूंकि अब एक बुक है, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ।
तो संविधान क्या है? संविधान एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अध्याय जिसको बोलते हैं। बेसिकली बुक में हम क्या बोलते हैं, चैप्टर, लेकिन वास्तव में संविधान में वो क्या होता है, भाग होता है, उसी को हम चैप्टर्स बोलते हैं। और संविधान में रिसेंटली 25 भाग कहते हैं, लेकिन आप समझो कि वो मूलतः है जो 22 भाग हैं उनके अंदर पार्ट हैं, ठीक है। और उस 22 भाग में से आर्टिकल्स कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद हैं 395। वैसे तो 465 है, जब पार्ट वाइज आप काउंट करोगे तो 465 से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं, लेकिन मूलतः कितने हैं, 395 है। उसके बाद 12 शेड्यूल हैं, अनुसूची है संविधान में, ठीक है। तो इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट है। उसी प्रकार ये है भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी के हिसाब से जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पार्ट जो हैं अपना इन्हीं के दिए गए अथॉरिटी पे। और ये संविधान को सर्वोच्चता किसने दिया, हम भारत के लोग, समझ रहे हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने संविधान को सर्वोच्च बनाया। और संविधान से शक्ति किसको मिलती है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर पार्ट और एग्जीक्यूटिव। और आज ही जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पर इसी को खा रहे हैं, समझ गए, भ्रष्टाचार, करप्शन करके हम भारत के लोग को ही चौपट किए जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो पावर हमने दिया और हमसे संविधान को सबसे सर्वोच्चता प्रदान हुई और संविधान ने सबको क्या दिया, अथॉरिटी। तो इसका मतलब यही है कि हम भारत के लोग से ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को शक्ति मिली है, जिस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, जब सरकार बहुमत में रहती है तो न्यायपालिका दबाव में आ जाती है, ठीक है। और न्यायपालिका जब सरकार जब उसमें बहुत ज़्यादा बहुमत मेजॉरिटी नहीं रहती तो ठीक ठाक न्यायपालिका काम करती है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से संविधान एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसी प्रकार से आईपीसी भी आपका एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें आईपीसी, अब ध्यान से समझना आईपीसी में क्या चीज़ें हैं। तो आईपीसी का मतलब है भारतीय दंड संहिता। संहिता मतलब होता है बहुत सारे जैसे बहुत सारे पेजेस को कंबाइन करके एक बुक बना दो, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स को कंपाइल कर दोगे तो वो कहलाता है संहिता या कोड कहलाता है वो, ठीक है। तो आईपीसी में क्या है, उसी प्रकार डॉक्यूमेंट है। और इस आईपीसी में आपका टोटल 23 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स, अध्याय हैं। और 23 चैप्टर्स हैं तो इसमें भी क्या होंगी, सेक्शन, धाराएं होंगी। तो 511 कितनी धाराएं हैं, धाराएं टोटल। तो 23 चैप्टर्स हैं, 511 धाराएं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आईपीसी में ये है क्या, ये क्या बताते हैं। तो आईपीसी में आप समझो कि 3 चीजें हैं। कितनी बातें हैं, 3 बातें। पहला जो आईपीसी है वो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे अपराध के क्राइम किसको बोलते हैं, जैसे चोरी करना, लूटपाट, मारपीट करना, है ना, छेड़छाड़ करना, दुराचरण करना, ये सब क्या है, क्राइम के उसमें आता है। तो आईपीसी यह बताता है कि आपने जो क्राइम किया है, आपने जो ऐसा कृत्य किया है ना, वो कृत्य जो अपराध है, जो क्राइम है, वो अपराध की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ क्राइम, अपराध की प्रकृति, ठीक है। पहला नंबर क्या बताता है आईपीसी कि किस अपराध की नेचर क्या है। नेचर में आप चले जाओ तो एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है, फिर दूसरे सेंस में एक वेलेबल होता है, एक नॉन वेलेबल होता है, ठीक है। तो अपराध, इसके लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे, तब आपको समझाएंगे कि अपराध के कितने प्रकार होते हैं, उनका आईपीसी में कहाँ पे प्रोविजंस है, सीआरपीसी में कहाँ है, समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले अपराध का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्राइम। सेकेंड, अगर उसने अपराध किया है तो वो अपराध की किस सेक्शन, किस धारा में आता है, वो अपराध जो है उस अपराध की धारा क्या है, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ क्राइम, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ क्राइम, ठीक है, डन बाय एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो किया गया जो क्राइम है ना, जिसको अपन क्राइम, अपराध तब बोलेंगे जब उसको फाइनल जजमेंट उस पर दे दिया गया है, नहीं तो वो पहले से क्या रहता है, आरोपी रहता है, ठीक है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो धारा, तो उसके सेक्शन क्या है, ठीक है, किस, मान लो हमको नेचर, क्राइम का नेचर पता चल गया। अब जब नेचर पता चल गया तो वो किस धारा में है वो नेचर, ठीक है। फिर तीसरा, उस धारा का, अगर उस धारा में है तो उसको कितनी सजा, पनिशमेंट। तो तीसरा क्या बताता है, सजा, तो उस धारा की सजा क्या है, ठीक है। तो आईपीसी में क्या है, अब आपको भूलेगा नहीं कभी
कि नेचर ऑफ क्राइम, सेक्शन कौन सा लगेगा और कौन सा सेक्शन लगेगा तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, ये बताता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसमें 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं टोटल। ठीक है, तो आईपीसी क्या बताता है, अपराध की प्रकृति, धारा और सजा। ठीक है, चलो अब इसको एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे, पहले हम सीआरपीसी देख लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सीआरपीसी, सीआरपीसी मतलब इसका पूरा फुल नेम क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें 37 चैप्टर हैं, 37 चैप्टर। कितने अध्याय हैं, 37 चैप्टर। और टोटल जो धाराएं हैं 484 धाराएं हैं। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें टोटल 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शन हैं, धाराएं हैं, 37 चैप्टर 484 धाराएं हैं। अब ये सीआरपीसी क्या करता है, तो देखो नाम से स्पष्ट है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। यहाँ पे आपको क्या है, अपराध की प्रकृति पता चल गई, धारा पता चल गया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अपराध की प्रकृति आपको पता चल गई, धारा पता चल गई, सजा क्या है ये पता चल गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि आईपीसी के बेसिस में सजा क्या है, कोई मर्डर कर दिया तो दे दो। ये मर्डर का पहले ये भी तो देखोगे इंटेंशन क्या रहा होगा उसका। तो पूरा जो प्रोसीजर है कि आपको पता चल गया क्या है, आपने क्राइम किया, एफआईआर हो गया, आपको सब पता है कि ये धारा के लिए इतना वो है। अब उसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फर्दर, फर्दर प्रोसीजर क्या होगी, उसके आगे की क्या होगी, मतलब कि एफआईआर के बाद से, ध्यान से समझना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद से फाइनल जजमेंट की जो यात्रा है, एफआईआर से लेकर के फाइनल जजमेंट की जो यात्रा है, मतलब एफआईआर होगा कब, पहले नेचर ऑफ क्राइम पता चल जाए, सेक्शन पता चल जाए, सजा पता चल जाए, तो पुलिस क्या करेगी, एफआईआर लिख लेगी। उस एफआईआर के बाद से फाइनल जो जजमेंट तक की जो प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वो किस किताब के द्वारा, किस डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है, तो वो सीआरपीसी के द्वारा होता है, जिसमें 23 अध्याय और 511 सेक्शन हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आईपीसी में 3 चीज़ें हैं। पहला तो अपराध की प्रकृति, अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ क्राइम। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कौन सी धारा लगेगी। अपराध की प्रकृति पता चल जाएगी तो ये भी पता चल जाएगी कि कौन से सेक्शन में है। और तीसरा, हालांकि ये सब धारा में ही लिखा होता है कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, सेक्शन में ही सारी चीज़ें, फिर उसके लिए सजा क्या है, ये सब लिखा रहता है धारा में ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं मर्डर हुआ। ठीक है, हत्या, मर्डर हुआ, तो अपराध की प्रकृति क्या है, मर्डर हो जाना, मतलब बहुत ही संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस, बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। तो अपराध की प्रकृति क्या हुई, गंभीर, क्या हुई, गंभीर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। धारा कौन सी लगी, धारा लगेगी 302, मर्डर। वैसे भी जैसे फिल्मों में देखे होगी कि दफ़ा 302, दफ़ा मतलब होता है सेक्शन, धारा। ठीक है, और सजा क्या है, तो सजा ये है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास अगर दिया गया है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, तो यहाँ पे उसको आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ेगा, जिसको हम आर्थिक दंड भी कहते हैं, आर्थिक जुर्माना, ये सजा है। ठीक है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, अगर आजीवन कारावास है तो आर्थिक जुर्माना, पेनाल्टी भी देना पड़ेगा, फाइनेंशियल पेनाल्टी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमको अपराध की प्रकृति पता चल गई, कौन सा धारा है और क्या सजा होगी। अब ये थोड़ी नहीं कि कोई, अब पहले तो पता चल जाए ना कि मर्डरर कौन है, मर्डर करने वाला कौन है। पुलिस सबको दंड देती थोड़ी नहीं फिरेगी, पुलिस का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो कानून बना है, जैसे आईपीसी है, तो उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना। अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसकी शिकायत दर्ज करना, और शिकायत जब दर्ज हो जाएगा तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो ऑपरेट होगा सीआरपीसी से। किससे होगा, सीआरपीसी से। फिर ये काम हो जाता है कोर्ट का, कि जो प्रक्रियाएं होंगी वो कोर्ट सीआरपीसी के हिसाब से, फिर कोर्ट केस में जो होगा वो आगे भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। फिर उसके बाद
एक, क्योंकि अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एफआईआर होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कोर्ट में कैसे पेश होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में। तो ये हो गया। अब आता है सीआरपीसी का काम। यहाँ तक एफआईआर हो गया है, अब आता है सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में क्या होगा, अब सीआरपीसी को समझते जाओ आप। सीआरपीसी में सबसे पहला काम क्या होगा, अपराध तो पता चल गया ना, तो अपराध की अब क्या होगी, जांच होगी। अपराध की जांच कौन करेगा, पुलिस करेगी, ठीक है। अपराध की जांच होगी मतलब क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। अपराध की क्या हो गई, जांच हो गई। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई क्राइम हुआ तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं, समझना। जब मान लेते हैं कि कोई क्राइम होता है तो उसमें दो व्यक्ति होंगे, एक तो होगा कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता, एक क्या होगा, शिकायतकर्ता, और दूसरा होता है पीड़ित। दूसरा क्या होता है, पीड़ित, जिसको बोलते हैं विक्टिम्स, ठीक है। और शिकायतकर्ता मतलब कॉम्प्लेनेंट, ठीक है। तो क्राइम में दो चीज, एक तो शिकायत करने वाला और दूसरा पीड़ित, विक्टिम, ठीक है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं, तो अपराध की क्या हो गई, जांच हो गई। अब भैया जो पीड़ित व्यक्ति है और जो सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे शिकायत करता और पीड़ित तो एक ही हो गया ना, क्योंकि पीड़ित ही शिकायत करेगा, है कि नहीं। एक शिकायत करता ही पीड़ित होता है, क्योंकि पीड़ित ही के परिवार वाले ही शिकायत करते हैं। और एक होता है क्या, अभियुक्त या आरोपी, जिसपे आरोप, जिसके खिलाफ शिकायत किया जाता है, आरोपी या अभियुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरोपी या अभियुक्त कहा जाता है। एक्यूज्ड क्या कहा जाता है, एलिगेटर या एक्यूज्ड कहा जाता है। तो क्राइम के बाद जो दो व्यक्ति होते हैं, एक तो पीड़ित जो शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, दूसरा व्यक्ति होता है जिस पे शिकायत की जाती है, आरोपी, या उसको अभियुक्त या एक्यूज्ड कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आपको पता नहीं है, पहले तो आपको पता नहीं कि मर्डर करने वाला थोड़ी बोले कि मैं मर्डर कर दिया हूँ तो मेरे को ले जाओ पकड़ के, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मर्डरर, जो हत्या किया है, तो पहचान में तो आएगा नहीं, तो इसलिए सस्पेक्ट को पकड़ा जाएगा। किसको पकड़ा जाएगा, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, सस्पेक्ट को पकड़ा जाएगा। तो सस्पेक्ट के साथ क्या किया जाएगा, तो सस्पेक्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। कैसा बर्ताव किया जाएगा कि बताओ क्या तुमने मर्डर किया है कि नहीं किया है, और नहीं बताओगे तो फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, रिमांड में लेके खूब कुटाई करते हैं फिर, है कि नहीं। तो ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध के साथ बर्ताव, संदिग्ध के साथ बर्ताव कैसे करना है, ये सीआरपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या हो गया, एक तो हो गया कि अपराध का जांच करेगा, और जांच कब करेगा, जब एफआईआर हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। दूसरा, संदिग्ध के साथ बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट, ठीक है। तीसरा प्रोसीजर है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ट्रीटमेंट विथ सस्पेक्ट कर लिया। चौथा, अब एविडेंस भी तो कलेक्ट करेंगे, साक्ष्य संग्रह। क्या करेंगे, साक्ष्य संग्रह। और ये साक्ष्य संग्रह किसका काम होता है, पुलिस का, ठीक है ना। उसके बाद एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। चौथा, लास्ट जो है, अपराध की सजा का निर्धारण, अपराध की सजा सुनाना, अपराध की क्या सुनाना, सजा सुनाना। किस अपराध की जो सजा है, मतलब सजा सुना देना कि जो दोषी व्यक्ति है ना, जो आरोपी है वो दोषी है कि नहीं है कि नहीं है, कौन, आरोपी। और ये कौन डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे साक्ष्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, है ना, कि वो जो आपका एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, वो आरोपी जो है, ठीक है ना, आरोपी जो है वो दोषी है कि नहीं है, ठीक है। तो अपराध की सजा का निर्धारण करेंगे कि जो आरोप, जिस पे आरोप लगाया गया था, क्या वो दोषी है कि नहीं है। तो सीआरपीसी में क्या होगा कि अपराध की जांच होगी, संदिग्ध के साथ बर्ताव होगा, है ना, सस्पेक्ट को पकड़ा जाएगा, एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, एंड अपराध का फाइनली वो। अब इसकी ये जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें एडवोकेट भी है ना। फिर डिपेंड करता है कि वो क्राइम का नेचर क्या है। कभी कभी ये भी होता है कि पुलिस जो है गलत धाराओं पे क्या करती है, एफआईआर लगा देती है, लेकिन कोर्ट फिर में जब जाता है तो जज जो है उसका नेचर देख के क्या करते हैं, उसके नेचर के हिसाब से धाराओं में बदलाव कर देते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं
कि फुल डिटेल में तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, उसमें अभी 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हम केवल थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि FIR कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। चलो, अब कभी कभी दिक्कतें क्या होती हैं कि मान लो FIR करना है। अब FIR करे कौन? मान लो किसी का मर्डर, A व्यक्ति है और ये B व्यक्ति है, B का मर्डर हो गया, ठीक है। पर A व्यक्ति सोच रहा है कि A व्यक्ति की आंखों के सामने B का क्या हुआ? मर्डर हुआ, मान लो। या फिर ऐसी जानकारी A को मिल गई कि B की हत्या हुई है, किसी ने किया है। तो A क्या कहेगा? सोचेगा कि यार मैं क्यों पुलिस ये सब के चक्कर में फंसूं, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं पुलिस को क्या दे देता हूं? सूचना दे देता हूं कि B की हत्या हो गई है ना, ताकि FIR दर्ज कर ले वो। तो अब समझो FIR दर्ज करता कौन है? FIR कौन लिखवा सकता है, मतलब शिकायत करता कौन हो सकता है, ठीक है। इसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन केस था सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना हो तो देश के नेता हमको खा जाएं, ये जान लो आप। और आपको यदि कानून लीगल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आप इस डेमोक्रेसी में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे हिसाब से शिकायत करता, कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है? तो इट मे बी एनी पर्सन, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति शिकायत करता। और उस कोई भी व्यक्ति में जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति पीड़ित ही हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उस पीड़ित व्यक्ति के पहचान वाले हो सकते हैं, या उस पीड़ित व्यक्ति के जो मतलब जिसकी हत्या हुई है उस पीड़ित व्यक्ति के पहचान वाले भी हो सकते हैं, या तो उसके सगे संबंधी हो सकते हैं, पहचान वाले या परिवार वाले हो सकते हैं। दूसरा, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी पुलिस या कांस्टेबल, कोई भी पुलिस अधिकारी है, कोई भी पुलिस, ठीक है, अगर वो ड्यूटी पर है और ड्यूटी पर अगर उसने वो ड्यूटी पे ऑन द ड्यूटी है और उसके अगर आसपास ऐसा कोई घटना हो जाए, चाहे वो जरूरी नहीं कि कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल, कुछ भी हो, मे बी एनीथिंग, तो पुलिस खुद FIR क्या है लिखवा सकता है, वो खुद अपने ही थाने में, और वो शिकायत करता ही कहलाएगा। समझ में आ गया। और तीसरी बात ये है, पहली बात तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका पहचान या पीड़ित परिवार अपने नाम से कि भैया मैं आया हूँ, FIR लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, कोई भी पुलिस हो सकता है जो ऑन द ड्यूटी हो, है ना। और तीसरा ये कि मान लो कोई व्यक्ति है वो अपने नाम से नहीं करना चाहता है FIR, अपनी पहचान छुपाकर, वो अपनी पहचान एक्सपोज नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मैं भी इस केस में आऊँ, तो मैं FIR केवल फ़ोन के माध्यम से अपनी पहचान छुपा करके मैं पुलिस को ये जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे ये मर्डर हुआ है, यहाँ पे ये रेप हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है। तो वो स्विच ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि फेसबुक में कोई भी चीज़ या व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में कोई चीज़ जब वायरल होती है तो उस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के आधार पे पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है। पुलिस क्या है, उस सूचना के आधार पे क्या करती है? दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है। और सूचना के आधार पे जो दर्ज करती है तो उसमें भी शिकायतकर्ता कौन होता है? पुलिस होता है। अब ये बताओ, पुलिस क्यों अपना जाएगा कि मैं क्यों कंप्लेनेंट बनूं, मैं क्यों दूं, ठीक है ना। तो इसीलिए एक केस था, समझना, पुलिस क्यों शिकायतकर्ता बन सकता है, उसको बनना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक जजमेंट है। और वो जजमेंट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जजमेंट आपका है हल्लू वर्सेस, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था हल्लू एंड अदर्स, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट का था? हल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हालांकि मैं अभी उड़ीसा में हूँ। तो हल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके केसेस में क्या हुआ था कि वही बात थी कि ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन दिया, तो उन्होंने बोला कि जब हमने जानकारी दिया, मैं अपनी जानकारी छुपा सकता हूँ, है ना, क्योंकि इससे किसी की मदद भी हो जाएगी, तो क्यों ना कंप्लेनेंट पुलिस भी बन सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि पुलिस ऑफिसर को यदि ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी, और उसके यहाँ कोई घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं करता है, तो पुलिस की खुद जिम्मेदारी बनती है कि वो कंप्लेनेंट बन के खुद और FIR को दर्ज करे, और पुलिस ऐसा करती भी है, ओके। एंड सेकेंड, कि यदि पुलिस ड्यूटी पे नहीं है और मान लो कोई व्यक्ति ने फ़ोन में, थाने में फ़ोन कर दिया, ये थाना है, ठीक है, थाने में कोई एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, ये पर्सन कोई,
और यहाँ से फ़ोन करके बोला कि यहाँ पे रेप या मर्डर या कुछ भी हो गया है, तो पुलिस उस व्यक्ति का नाम वो नहीं, मेरा कभी पिक्चर मूवी में देखते होगे कि ऐसा सीन आता है कि कोई फ़ोन करता है और बोलता है, क्या बोलता है कि मैं अब क्या कहते हैं यहाँ रेप हो गया है, तो फिर पुलिस पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो, तो बोला मैं, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप पहले FIR दर्ज करें। तो वही बस केस वही आया कि थाना में फ़ोन करके वो सूचना दे सकता है इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस से पुलिस ये लिखेगा कि मुझे एक व्यक्ति वो अज्ञात है उसके द्वारा फ़ोन आया और उस सूचना के आधार पे मैंने क्या किया, FIR दर्ज किया। ठीक है, हाँ वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं तो भारी पड़ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि अब साइबर सेल है, सब कुछ एक्टिव है। हाँ अगर वो सही है तो फिर आपको लिए दिक्कत नहीं, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो फिर वो ट्रैक करके फिर आपके ही ऊपर पड़ जाएगा वो उल्टा। ठीक है, तो थाने में फ़ोन करके उस सूचना दे सकते हैं, और उस पर पुलिस ही, जो पुलिस ऑन द ड्यूटी जो TI होता है वही क्या होता है, कंप्लेनेंट होता है। तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब पुलिस FIR लिखेगी तो कहीं ना कहीं होगा ना कि किस धारा के तहत FIR लिखेगी। तो पुलिस जो है, ठीक है ना, पुलिस जो FIR लिखती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है वो CRPC की धारा 154 के तहत रजिस्टर्ड होती है। CRPC की धारा 154 के तहत वो FIR रजिस्टर्ड होती है। देखो जब FIR हो जाता है, ध्यान से समझना, जब FIR हो जाता है, ठीक है, FIR होने की जो बाद की जो प्रोसेस है, जब FIR क्या हो जाता है तो FIR की जो बाद की पूरी प्रोसेस उसको अपन ट्रायल कहते हैं, और उसमें 3 चीज़ें हैं, और ये 3 चीज़ों का डिस्कस हम एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन ये तीनों का डिस्कस हम बाद में करेंगे आराम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर है, हो जाएगा फिर। तो FIR के बाद की जो प्रोसेस होती है, ट्रायल होती है, तो सबसे पहले FIR मतलब FIR हो गया तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, बड़े लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं। पहला जो होता है पुलिस द्वारा चार्जशीट करना, पुलिस द्वारा चार्जशीट बनाना, और उस चार्जशीट में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और पुलिस चार्जशीट इसलिए बनाती है ताकि उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सके। ठीक है, पुलिस द्वारा क्या करना, चार्जशीट बनाना। और चार्जशीट बनाएगा कब, तो चार्जशीट बनाने के पहले, चार्जशीट तो तब बनाएंगे ना जब हमारे पास कुछ एविडेंस, कुछ कलेक्शन होगा हमारे पास। तो ये काम होता है, इसके पहले जो होता है चार्जशीट बनाने के पहले, ये किस बेसिस में होता है, जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है। जब पुलिस कोई भी एक विवेचना अधिकारी है ना, विवेचक अधिकारी जो होता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, उस इन्वेस्टिगेशन के ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं उसके द्वारा पुलिस जो है चार्जशीट बनाती है। इस चार्जशीट बनाने के बाद की प्रोसेस होती है कि चार्जशीट बना के कोर्ट में प्रेजेंट कर दिए, उसके बाद कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, केस ट्रायल होता है। और कोर्ट में जब केस ट्रायल हो जाता है तो फिर आपको पता है कोर्ट के प्रोसेस क्या होते हैं, ये धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि अभी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी CRPC की धाराएं हैं, हर धाराओं को कोड करके आपको बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं बताएंगे। तो कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में केस ट्रायल होगा, उसके बाद जज क्या करेंगे, जज अपना निर्णय देंगे। जज क्या करेंगे, निर्णय देंगे। तो जजमेंट के बाद जज ने अपना निर्णय दे दिया, कोर्ट केस में ट्रायल हुआ, जब दोनों पक्ष, आरोपी पीड़ित पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच में पूरा जब सब हो जाता है, एविडेंस हो जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो है, और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्राइम के ऊपर। अगर जो मजिस्ट्रेट होता है ना, वो चाहे तो उसको सेशन कोर्ट का मामला है तो सेशन कोर्ट को दे देता है पूरा प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, तो कोर्ट केस में ट्रायल हुआ, उसके बाद जजमेंट हुआ, और जजमेंट जब हो जाता है कि भैया इस आरोपी को ये सज़ा सुनाई जाती है, तो अब उसके पास रास्ते बचते हैं कि या तो वो क्या काम करे, या तो अपील कर सकता है, ठीक है, या तो फिर क्या कर सकता है, दया याचिका। क्या कर सकता है, दया याचिका। अभी ध्यान से सुनो, जब पुलिस चार्जशीट बनाती है तो पुलिस की चार्जशीट में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस चार्जशीट में क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। जजमेंट के बाद आपका अपील या दया, अपील कर सकता है, और या तो दया याचिका लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जजमेंट सुना दिया गया है। पुलिस जब चार्जशीट बनाती है, और ये चार्जशीट कब बनाना चालू होता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन कब करती है, जब FIR हो जाता है।
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाता है। चलो, चार्जशीट में सबसे पहले शिकायतकर्ता कौन है, ठीक है, शिकायतकर्ता का नाम, ठीक है, शिकायतकर्ता का नाम होगा, प्लस उसके साथ में शिकायतकर्ता का नाम होगा और प्लस शिकायतकर्ता मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसका परिजन या कोई भी हो सकता है, मे बी एनी पर्सन बिलोंग्स टू एक्यूज्ड, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट, क्या बोलते हैं, पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, जो भी। और दूसरा होता है शिकायतकर्ता का नाम, पता होता है, ये होता है, फिर पीड़ित, और उसके बाद जो आरोपी होता है, ठीक है, आरोपी, तो आरोपी के नाम, पता, ये सब रहता है। उसके बाद जहाँ पे ये घटना हुई है उस घटना का नक्शा, कभी अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अगर थोड़ा बहुत अगर गवाही ववाही दिया होगा तो उसको पता होगा कि वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुई होती है, क्राइम हुआ होता है, तो वहाँ पे नक्शा, वहाँ का नक्शा पूरा घर का बनाया जाता है कि यहाँ से ये हुआ है, ये लाश पड़ी थी, उसका फ़ोटो खींचा जाता है और फ़ोटो को उसमें लगाया जाता है, ठीक है, नक्शा और पूरा वहाँ का डिटेल फ़ोटोज़ वगैरह। और दूसरा, उस घटना स्थल पे एट ए टाइम, देखो जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है वो 60 दिन और 90 दिन, अगर बहुत गंभीर प्रकृति के मामले हैं, रेप या मर्डर है और या डकैती है, तो इन मामलों में पुलिस को 90 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है सबमिट करने होते हैं और नॉर्मल केसेस में 60 दिन में। अब आप सोचोगे कि इस मर्डर के केस में इतना समय क्यों, तो इसलिए इतना समय लिया जाता है कि ताकि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से हो और किसी भी निर्दोष को सज़ा ना मिले, ठीक है। तो नक्शा सबमिट किया जाता है। उसके बाद घटना स्थल पे एट ए टाइम, घटना स्थल पे जो भी सामान बरामद है, जो भी जब्ती किया जाता है, वो घटना स्थल पे, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति डेड बॉडी हो गई, उसके कपड़े भर नहीं लिए जाते हैं, जब्त नहीं किए जाते, बाकी सारा चीज़, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी सामान मिला है उसके पास से ए टू जेड, अगर कुछ पिन भी मिल गया है वहाँ पे तो भी एक एक चीज़ जब्त किया जाता है। और उस जब्त का रसीद, उस पुलिस जो है जब्त करेगी तो उसका रसीद बाकायदे बना के उस पीड़ित व्यक्ति के परिवार को देगी, ठीक है। तो जब्ती करेगा, और जब्ती, ये तो एट ए टाइम की बात हो गई। फिर उसके बाद में भी चूंकि तुरंत पूरा वो नहीं मिल पाता है डाटा जो है, उसके बाद साक्ष्य, गवाह जिसको बोलते हैं, तो गवाह मान लो कि शिकायतकर्ता की तरफ से, आरोपी की तरफ से और पीड़ित व्यक्ति की तरफ से जो भी गवाह हैं जो दिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जांच रिपोर्ट, मेडिकल की जांच रिपोर्ट। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो आप देखते हो, कोई व्यक्ति मरता है तो या तो कंडीशन के हिसाब से रहता है कि एफआईआर के बाद मेडिकल होगा कि एफआईआर के पहले मेडिकल होगा। और ये ज़रूरी है कि पुलिस और डॉक्टर को भी ये अथॉरिटी रहती है आईपीसी 92 के तहत। डॉक्टर को एग्जैक्ट धारा नहीं पता, लेकिन 92 ही है। 92 के तहत किसी भी व्यक्ति का इलाज, जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में या मरा हुआ व्यक्ति है, या जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मरा भी नहीं है तो उसका मेडिकल करने से अगर मना करवा देता है तो आईपीसी की ये पावर है कि उसकी जीवन की रक्षा हेतु हम मेडिकल करेंगे उसका। तो वो जो जांच रिपोर्ट है दोनों पक्ष का, वो जांच रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। और उसके बाद में भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो अदर डॉक्यूमेंट, तो चार्जशीट में ये सारी चीज़ें रहती है। और पुलिस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैसला जज सुनाते हैं, पुलिस केवल क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है। और उसमें अब आप कोई फंसा देगा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको नॉलेज इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चार्जशीट में ही होता है। फिर कोर्ट में जो केस ट्रायल होता है, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है। इसीलिए कोर्ट केस में जो ट्रायल होता है, तो इसीलिए जो एडवोकेट होते हैं उनको पहले प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। सारे धाराओं, सीआरपीसी का पूरा एक एक सेक्शन जो है, पूरे जितने सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट दिए, हाई कोर्ट ने, पूरे जजमेंट को उस केस से रिलेटेड पूरा वो किया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया आपका कोर्ट केस में ट्रायल। ये वाला वीडियोस हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। कोर्ट केस में ट्रायल कैसे होता है, एफआईआर होने के बाद रिमांड क्या होता है, फिर पुलिस एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, पुलिस वारंट के, बिना वारंट के कब गिरफ्तार करती है या वारंट के बाद कब गिरफ्तार करती है, सीआरपीसी की धाराएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये हम आराम से देखेंगे। और आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेक्चर को आराम से देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। अगर आपको कोई इन टॉपिक से रिलेटेड जितना मैंने बताया, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।